पर एक चीज समझिए, ये क्या है, ये देखिए, ये साथियों सिख राज्य, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह का अंग्रेजों के साथ भी तो कई सिख राज्य, और ये इधर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। तो भैया सिख राज्य, ठीक है, सिख राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्षेत्रों को लेकर विवाद हुआ, तो बीच में एक नदी बहती थी, और आप देख सकते हैं कौन सी नदी है ये, सतलज। इसी नदी को अंग्रेजों और सिखों के बीच की सीमा निर्धारित किया गया। इसी नदी को क्या किया गया, अंग्रेजों और सिखों के बीच की सीमा निर्धारित किया गया। किस समझौते के तहत, भैया अमृतसर एग्रीमेंट। याद रखेंगे जो अमृतसर एग्रीमेंट कब हुआ था, अमृतसर एग्रीमेंट और किसके बीच हुआ था, तो अमृतसर एग्रीमेंट साथियों ये हुआ वर्ष 1809 में। किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था, इसमें एक तरफ तो महाराजा रणजीत सिंह है, एक तरफ तो महाराजा रणजीत सिंह है, और दूसरी तरफ कौन है, तो एक तरफ महाराजा रणजीत सिंह है और दूसरी तरफ है चार्ल्स मेटकॉफ। कौन है, दूसरी तरफ है चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, हाँ जी, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। हालांकि इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था उसका नाम है मिंटो प्रथम। क्या नाम है, मिंटो प्रथम, ठीक है ना, मिंटो प्रथम, ठीक है, मिंटो प्रथम। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर पूरा एकदम आराम से याद हो जाएगा, कोई ऐसी तो चीज नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि देखिए, ऐसे समझिए, सीधा सीधा ऐसे समझिए कि भाई अमृतसर की संधि है, इसका नाम अमृतसर की संधि क्यों है, इसका नाम दोस्तों अमृतसर की संधि इसलिए है क्योंकि यह संधि अमृतसर में हुई थी, ठीक है। अरे यहाँ 1834 का लिखा है भाई, यहाँ 1834 का लिखा है, अच्छा ये वाला नहीं, 1834 नहीं है, ये 1834 मैंने गलती से लिखा हुआ है, ये 1834 नहीं है, ये 1824 है, ठीक है, ठीक है, ये जो है मिस टाइप हो गया है, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक। अमृतसर की संधि से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। अमृतसर की संधि अमृतसर में हुई है, इसलिए इसको अमृतसर की संधि कहते हैं, ठीक है ना। ये संधि अमृतसर में हुई है, इसलिए इसको अमृतसर की संधि कहते हैं। 1809 में ये हुई थी, महाराजा रणजीत सिंह है ना, सिखों की तरफ से, और चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है। इधर एक तरफ से महाराजा रणजीत सिंह है और दूसरी तरफ से कौन है, दूसरी तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ, दूसरी तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ, दूसरी तरफ से कौन है, चार्ल्स मेटकॉफ, समझ रहे हैं। अच्छा, और लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल मेटकॉफ नहीं था, ये मेटकॉफ वही है जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, ठीक है, ये वही है जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम था, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इस अमृतसर की संधि से क्या हुआ कि सतलज नदी जो है, सतलज नदी को क्या निर्धारित किया गया, बॉर्डर बिटवीन सिख एंड, मतलब सीधी सीधी बात है कि भैया अंग्रेजी व सिख राज्य के बीच सीमा, अंग्रेजी व सिख राज्य की सीमा, ठीक है ना। तो मतलब सतलज नदी को अंग्रेजी और सिख राज्य के बीच सीमा निर्धारित कर दी, ठीक है भैया। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि लुधियाना में इस समझौते के तहत एक और चीज क्या हुई, एक चीज ये हुई कि लुधियाना में, इसी समझौते से हुआ कि लुधियाना में अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार हुआ, ठीक है, रखना स्वीकृत, ठीक है, हाँ। मतलब कह सकते हैं कि डिप्लॉयड अ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, इन लुधियाना, ठीक है ना। तो लुधियाना में एक ब्रिटिश आर्मी रखना स्वीकार, ठीक है ना, अजय भैया, ठीक। तो इस चीज को याद करने की जरूरत है बेटा, ऐसा है कि इसकी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले कहा कि डेट केवल ये दोनों याद करनी है, ठीक है ना। और जितने भी लोग 30 मार्क बन रहे हैं ना, भाई ये बताओ कि क्या सारी डेट याद कर लोगे, जितने इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगाते चल रहे हैं, जितने पे स्टार लगा है उतना याद कर लो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, हाँ जी। चलिए अब इसके बाद क्या आप याद रखना भैया, ठीक, तो ये आपको जरूरी है, ये अमृतसर की संधि हो गई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद आप सीधे सीधे इस बात पर आ जाइए कि भैया क्या महाराजा रणजीत सिंह की चीजें चलती नहीं, और अंततः महाराजा रणजीत सिंह का अंग्रेजों के साथ संघर्ष लंबा चला, ठीक है, और अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष हुआ, महाराजा रणजीत सिंह ने कभी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है, लड़ाई नहीं लड़ी, मतलब सिख सेना चाहती थी कि लड़ाई कर लिया जाए, जो देखा जाएगा, लेकिन कभी लड़ाई लड़ी नहीं, ठीक है। और फिर इनकी डेथ के बाद कुछ सिख राजा हुए, लेकिन सारे सिख राजाओं को याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे याद करेंगे, क्या आप सीधे सीधे याद करेंगे अब आंग्ल सिख युद्ध, क्या भैया, आंग्ल सिख युद्ध। तो आइए आंग्ल सिख युद्ध की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्या भैया, एंग्लो सिख वॉर, और ये अंतिम पॉइंट है जो आपको समझ लेना है, और इसके समझने के साथ ही, ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर समझ लेना है, क्या भैया, एंग्लो सिख वॉर मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध। तो अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध है, पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, ठीक है, और फिर क्या दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ठीक है, जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1845 से 46, ठीक है भैया, और दूसरा वाला जो हुआ था ये हुआ था 1848-49, ठीक है, 1848-49, ठीक है भैया, ये दो चीजें हैं, ठीक। अब इसमें क्या करना है भैया, इसमें ये है कि आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, कौन है, यहाँ पर गवर्नर जनरल है हार्डिंग द्वितीय, कौन है, हार्डिंग द्वितीय प्रथम, हार्डिंग प्रथम, और यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन है, यहाँ पर गवर्नर जनरल है डलहौजी, कौन है, डलहौजी, ठीक है, डलहौजी राजपूत। दूसरी बात, महाराजा, सिख राजा कौन है, सिख राजा कौन है भैया, तो सिख राजा साथियों यहाँ पर भी है दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, ठीक है, महाराजा दिलीप सिंह, ठीक है, कौन है भैया, महाराजा दिलीप सिंह है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे सिख राजा कौन है, महाराजा दिलीप सिंह है, ठीक है, महाराजा दिलीप सिंह है, ठीक है, अच्छा, महाराजा दिलीप सिंह है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब देखिए क्या है मामला, इसमें ये समझिए, इसमें जो प्रमुख लड़ाइयाँ यहाँ पर लड़ी गई, कौन कौन सी लड़ाइयाँ थी, प्रमुख लड़ाइयाँ, ठीक है, प्रमुख लड़ाइयाँ कौन कौन सी हैं, मतलब कह सकते हैं कि मेजर बैटल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्रमुख लड़ाइयाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर प्रमुख लड़ाइयाँ कौन कौन सी हैं, ये देखिए ना, प्रमुख लड़ाइयाँ, ठीक है, मतलब यहाँ पर मेजर बैटल्स, ठीक है, और ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला मुदकी, ठीक है, मुदकी, ठीक है, एक हुई मुदकी की लड़ाई, एक हुई मुदकी की लड़ाई, दूसरी हुई कौन सी, फिरोज शाह की लड़ाई, फिरोज शाह, ठीक है ना, क्या भैया, फिरोज शाह, ठीक, फिरोज शाह, ठीक है, और एक हुई कौन सी, बद्दोवाल, ठीक है, बद्दोवाल की लड़ाई, ठीक है, और एक हुई है अलीवाल की लड़ाई, कौन सी, अलीवाल, ठीक है, अलीवाल, ठीक है, अलीवाल, ये दोनों हुआ था 1845 में, और ये दोनों हुआ 1846 में, ठीक है। तो ये हो गया भाई जो कि जरूरी है आपके लिए। रामनगर, चिलियावाला,
चिलिया वाला और गुजरात, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्या, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिलिया वाला, बैटल ऑफ चिलिया वाला, ठीक है, और बैटल ऑफ गुजरात, बैटल ऑफ गुजरात, बैटल ऑफ गुजरात, ठीक है भैया। इसमें आप देखिए सीधा सीधा है कि ये वाला जो युद्ध हुआ ये 1848 में हुआ और ये दोनों 1849, ठीक है। हाँ जी भैया, अब देखिए सीधी सी बात है कि दो एंग्लो सिख युद्ध है भैया, दो एंग्लो सिख वॉर है जो आपको एज इट इज समझने की जरूरत है। एक ये एंग्लो सिख युद्ध है, ठीक है, और दूसरा ये एंग्लो सिख युद्ध है, दूसरा ये एंग्लो सिख युद्ध है। और अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको ध्यान देना है बच्चा, ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। और इन दोनों एंग्लो सिख युद्धों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये जो आंग्ल सिख युद्ध हुए दोनों, इन आंग्ल सिख युद्धों के परिणाम स्वरूप 1849 में सिख राज्य का या पंजाब राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है। सभी लोग उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ लिस्टिंग है जो आपको वर्ड फाइल में मतलब पीडीएफ फाइल में उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए तो ध्यान देंगे कि एंग्लो सिख युद्ध दो है, 1845 से 46, 1848 से 49, ठीक है ना। और इन दो सिख युद्धों, आंग्ल सिख युद्धों के परिणाम स्वरूप अंततः 1849 में जो सिख राज्य है इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और जो महाराजा दिलीप सिंह थे इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। और जानकर आपको हैरानी होगी कि महाराजा दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था पढ़ने के लिए। जी हाँ, महाराजा दिलीप सिंह छोटे बच्चे थे ना, तो दिलीप सिंह को भेज दिया गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए। और कहते हैं कि वहां पढ़ लिखकर इतना पढ़ लिख गए कि उन्होंने सिख धर्म छोड़ दिया भाई, सिख धर्म छोड़ दिया और सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। हालांकि बहुत समय बाद फिर इन्हें अपने सिख धर्म का एहसास हुआ और उन्होंने फिर से ईसाई धर्म छोड़कर वापस सिख धर्म स्वीकार कर लिया और रूस के राजा के साथ मिलकर उनसे बातचीत करके पुनः सिख राज्य अंग्रेजों से, ठीक है, प्राप्त करने की कोशिश भी करी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और अंततः वहीं यूरोप में ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये युद्ध बात समझ में, तो इस युद्ध के बाद महाराजा दिलीप सिंह इंग्लैंड चले गए थे पढ़ने, धर्म भी बदल लिया था, फिर उसके बाद वापस फिर इनको बुद्धि आई होगी जो भी, और फिर ये सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ पर डलहौजी, ठीक है, डलहौजी ने क्या किया था, महाराजा दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर कहां भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है। तो ये भी है कि महाराजा दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा किसने ले लिया, अंग्रेजों ने ले लिया, ठीक है ना, अंग्रेजों ने ले लिया। और अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि ये कोहिनूर हीरा आया कैसे था इनके पास, तो महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अफगान शासक, ठीक है, शाह सूजा ने दिया था। तो याद रहे, है ना, कोहिनूर हीरे का एक अलग इतिहास है, किसी दिन आपको बताएंगे, ठीक है। कोहिनूर हीरा पहले है ना तेलंगाना में प्राप्त हुआ, फिर अलाउद्दीन खिलजी के पास आया, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ा चीजें, ठीक है, मुगलों के पास रहा, फिर नादिर शाह लूट कर ले गया, फिर नादिर शाह से अफगानों के पास चला गया और अफगान शासक जमान शाह ने, सॉरी, अफगान शासक शाह सूजा ने, अफगान शासक शाह सूजा ने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया और वो कोहिनूर हीरा फिर सिखों के पास आ गया और अंततः महाराजा दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा प्राप्त करके इसे इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सिख वाला टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। कल से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, तो तैयार रहिएगा कल से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए। और मॉडर्न हिस्ट्री भी तकरीबन, ठीक है, 25 दिन के आसपास चलेगी और आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब हम ये आशा करते हैं कि 10 फरवरी के आसपास हम पूरा हिस्ट्री खत्म कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री भी तकरीबन, ठीक है, 25 दिन के आसपास चलेगी और आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब हम ये आशा करते हैं कि 10 फरवरी के आसपास हम पूरा हिस्ट्री खत्म कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। और आज यह सेशन लगभग आधे घंटे का होने वाला है, ठीक है। कुछ विशेष कार्य, कुछ विशेष, और आपके लिए खुशखबरी एक ये है कि भाई आज से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। क्या भैया, आज से साथियों आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास है, यह शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और एडवेंट ऑफ यूरोपियन से इसकी शुरुआत होगी। कहां से शुरुआत होगी भैया, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से इसकी शुरुआत होगी, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो ये जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साथियों, ठीक है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों, यूरोपियों का आगमन, ठीक है ना, यूरोपीय कंपनियों का आगमन या यूरोपियों का आगमन, ठीक है ना, हाँ जी। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग देखने वाले हैं, इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि हम कैसे मतलब चीजें होंगी, तो एक मोटी मोटा आपके दिमाग में आइडिया हो कि कैसे चीजें होने वाली है। तो जैसे इसमें आप यह देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में या यूरोपीय कंपनियों के आगमन की अगर बात करेंगे, ठीक है, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन में या यूरोपीय कंपनियों के आगमन की अगर बात करेंगे, तो दोस्तों इसमें हम यह देखेंगे कि जो पुर्तगाली है, पुर्तगाली कंपनी कब आई, ठीक है ना भाई, डच कंपनी कब आई, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी कब आई, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी कब आई, ठीक है, और इसी प्रकार से भाई फ्रेंच कंपनी कब आई, ठीक है। तो अब ये पहले तो बहुत बेसिक सी बात ये समझनी है, ठीक है। सबसे पहले और बेसिक बात तो ये समझनी है कि भाई क्या मामला है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है यूरोप में बनने वाली कंपनी, ठीक है। तो जो कंपनी है, ठीक है, जो यूरोप में, अब देखिए यूरोप कहां पर है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है साथियों, ये यूरोप, ये क्या है, ये यूरोप, ठीक है, ये यूरोप है। और ये क्या है भैया, ये एशिया है। तो ये क्या है दोस्तों, ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। बाकी इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका और इधर आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, महाद्वीपों की बात करें अगर हम, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जो ये चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें हम यह पढ़ते हैं कि ये जो यूरोप है, यहाँ पर एक देश है क्या, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यहाँ पर एक देश है क्या, पुर्तगाल, यहाँ पर एक देश है क्या, पुर्तगाल, ठीक है, यहीं पर एक देश है क्या, यहीं पर एक देश है फ्रांस, यहीं पर एक देश क्या है, फ्रांस, और यहीं पर एक देश है क्या, यहीं पर एक छोटा सा देश है, कौन सा भाई, पहले हुआ करता था डच, इसे कहा जाता था, आज की डेट में इसे क्या कहते हैं, नीदरलैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, नीदरलैंड कहते हैं। तो बात समझिए, तो ये जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग पढ़ रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में जो डच है, डच थे, मतलब नीदरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, यहाँ पर बनने वाली जो कंपनियां हैं, यहाँ पर बनने वाली कंपनियां, यहाँ पर बनने वाली जो कंपनीज है, यहाँ पर बनने वाली जो कंपनीज है, इन कंपनीज ने क्या किया, भारत आकर व्यापार किया, इन कंपनीज ने क्या किया, भारत आकर व्यापार किया, ठीक है, इन कंपनीज ने क्या किया भैया, भारत आकर व्यापार किया है। तो यही हमें यहाँ पर पढ़ना है, देखना है, जानना है, ठीक बात है। अच्छा, तो ये आइडिया, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई कि भैया यूरोप वाली कंपनियों का भारत आने का मामला है, जो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत 1 बाय 1 समझना है, पढ़ना है, ठीक। अब यहाँ समझिए कि यही मुख्यतः 4 देश हैं। आने को तो डेनिश कंपनी भी आई, डेनिश मतलब जो डेनमार्क के रहने वाले थे। आने को स्वीडन की कंपनी भी आई थी, जिसे स्वीडिश कंपनी कहते हैं। लेकिन हमें ना स्वीडिश कंपनी के बारे में पढ़ना है, ना हमें डेनमार्क वाली कंपनी के बारे में पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो यही 4 पढ़ना है। कौन से, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इन्होंने ही भारत आकर क्या किया है, व्यापार किया है, ठीक। अब यह भी समझिए आप कि जैसे एक चीज आप पढ़ते हैं, ठीक है, एक चीज आप सुनते हैं कि भारत की खोज किसने, सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा झूठ है ना, एक सबसे बड़ा झूठ है जो
के बीच समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। इस बात का ध्यान रखिएगा, भारत और यूरोप के बीच में जो सी रूट है, जो समुद्री मार्ग है, इसकी खोज वास्को डी गामा ने की है, भारत की खोज नहीं की है वास्को डी गामा ने। ठीक है। और एक बात कि भाई अगर हम यूरोप की बात करें, याद करिए सिकंदर कहां से था? भाई सिकंदर कहां से था? ग्रीस से था, मैसिडोनिया से था। तो सिकंदर कहां से था? ग्रीस से था, मैसिडोनिया से था। और ग्रीस कहां पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। यूरोप में पड़ता है ना। और यहां से सिकंदर यूरोप से आकर भारत पर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में, है ना। और उसके बाद से यहां से जो क्या होता है, इसका मतलब 326 ईसा पूर्व में पहली बार यूरोपियों का भारत आगमन हुआ। पहली बार यूरोपियों का भारत आगमन हुआ, समझ रहे? पहली बार यूरोपियों का भारत आगमन हुआ 326 ईसा पूर्व। और उसके बाद चलता रहा। उसके बाद तो लगातार यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध बने ही रहे। तो यूरोप वाले भारत के बारे में तो जानते ही थे पहले से, कोई नई बात थोड़ी थी। तो नई बात उसमें ये थी कि वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज की। इस बात को क्लियर रखिएगा। और अगर कभी आपसे पूछ ले कि भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध, ठीक है, कब से शुरू हुए, तो भैया प्राचीन काल से। और कौन सी सदी से शुरू हुए? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। कौन सा? 4th सेंचुरी बीसी, ठीक है ना, 4th सेंचुरी बीसी या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, जब सिकंदर भारत आया। और याद करिए, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन? सिकंदर। लेकिन समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, बात समझ रहे? समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन? वास्को डी गामा। ठीक। और अगली बात याद करिए कि सिकंदर के आक्रमण के बाद फिर जो भी चीजें हुई, और जब सिकंदर की डेथ हो गई, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं, सिकंदर की जब डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर का उत्तराधिकारी हुआ सेल्यूकस निकेटर। और फिर सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था। और फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसे भारत भेजा था ना। तो मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री है। भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री या राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। बहुत बड़ा क्वेश्चन। भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री या बिहार आने वाला या पटना आने वाला या पाटलिपुत्र आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन है? मेगास्थनीज। ये पूछा गया क्वेश्चन। मेगास्थनीज उस समय सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे हम पटना कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज है। अब इस संदर्भ में जो चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, देखते चलिए जरा। इसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाई ये जो यूरोप है, ठीक है, जो यूरोप है और ये जो भारत है, ठीक है, के बीच यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले क्या कुछ चीजें चलती थी, ठीक है ना। ये सब हिंदुस्तान नहीं आ रहे थे, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जा रहे थे। आप केवल भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि भारत में क्यों आ रहे थे, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में जा रहे थे। देखिए अब यहाँ समझिए कि ये क्या है भाई, ये क्या है? ये साथियों भूमध्य सागर है। ये क्या है? ये भूमध्य सागर है, मतलब मेडिटेरियन सी। क्या है ये? मेडिटेरियन सी है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है, क्यों बता रहे हैं अभी बताते हैं। ये मेडिटेरियन सी है। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा हिस्सा, ये क्या है? लाल सागर है, मतलब रेड सी। क्या है ये लाल सागर है, मतलब रेड सी, ठीक है, रेड सी, ठीक है। और ये क्या है? ये अरबियन सी है। अरबियन सी मतलब अरब सागर। अरबियन सी मींस ये अरब सागर है। क्या है ये अरब सागर है ना, अरब सागर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है? ये गल्फ ऑफ पर्सिया है। क्या है? ये जो है थोड़ा सा, ये क्या है? ये गल्फ ऑफ पर्सिया है, ठीक है, गल्फ ऑफ पर्सिया, गल्फ ऑफ पर्सिया है, ठीक है, गल्फ ऑफ पर्सिया है, मतलब फारस की खाड़ी है। क्या भैया? फारस की खाड़ी है, ठीक है, फारस की खाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर एक या तुर्की कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तुर्की या टर्की, ठीक है ना। अच्छा भैया तिवारी जी, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इन सबको बताने के बाद क्या बताना है आपको? इन सबसे आपको ये बताना है कि यूरोपीय कंपनियों के द्वारा, मतलब वास्को डी गामा के द्वारा भारत और यूरोप के बीच, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों मतलब वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच में जो समुद्री मार्ग की खोज की, उसके पहले यूरोप वाले भारत कैसे आते जाते थे और किस मार्ग से व्यापार करते थे, ठीक है ना। आइए, तो बिल्कुल वास्को डी गामा के भारत आने के पहले, यूरोप और भारत के बीच में समुद्री मार्ग की खोज से पहले भारत और यूरोप के बीच में जो मार्ग था व्यापार का, वो कैसा था, वो ध्यान दीजिए। तो जैसे एक मार्ग तो ऐसे था, ठीक है, एक मार्ग ये वाला था, समझ रहे? एक मार्ग ये वाला था। दूसरा मार्ग ये वाला था, ठीक है। तीसरा मार्ग कौन सा था? स्थल मार्ग, ठीक है, ये वाला, समझ रहे? तो ये 3 मार्ग थे, ठीक है ना। मतलब वास्को डी गामा के द्वारा भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज से पहले ये 3 मार्ग थे जिससे भारत और यूरोप के बीच में व्यापार चलता था, ठीक है। जिसमें से ये वाला आप देखेंगे तो क्या था? यह स्थल मार्ग था, ठीक है, स्थल मार्ग था, ठीक है। ये क्या था भैया? यह स्थल मार्ग था, यह स्थल मार्ग था। और ये दोनों जो थे, ये दोनों जो थे, ये क्या थे भैया? ये जल मार्ग थे, ठीक है। ये क्या थे भैया? ये जल मार्ग थे, ठीक है ना। आइए भैया, ठीक। तो ये एज इट इज आपको समझना है और इस मैप से एकदम स्पष्ट दिख रहा है। जैसे अगर आप इन तीनों मार्गों की बात करें तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ दिख रहा है कि भाई अरब सागर से होते हुए कहाँ पहुंचे? लाल सागर। और लाल सागर के बाद यहाँ पर क्या है? ये कौन सी जगह है? ये है मिस्र। ये क्या है? मिस्र। मिस्र मींस इजिप्ट। मिस्र का मतलब इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट। तो ये बात समझिए कि जो पहला मार्ग है उसमें क्या है कि पहले क्या दिख रहा है? देखिए अरब सागर, फिर और आगे बढ़े लाल सागर, फिर और आगे बढ़े तो मिस्र, और फिर भूमध्य सागर से होते हुए यूरोप पहुंच गए, ठीक है ना। हाँ जी। इसी प्रकार से दूसरा मार्ग कौन सा है? अरब सागर, फिर यहाँ थोड़ा सा फारस की खाड़ी, और फिर ये इराक ईरान का स्थल मार्ग, और फिर भूमध्य सागर होते हुए यूरोप। और तीसरा जो स्थल मार्ग है वो कैसे है? स्थल मार्ग जो है मध्य एशिया होते हुए। स्थल मार्ग कैसे जा रहा है? स्थल मार्ग जो है ये कैसे जा रहा है? ये मध्य एशिया होते हुए जा रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये मध्य एशिया है, मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया और तुर्की होते हुए, ठीक है। तो जो स्थल मार्ग है वो मध्य एशिया और तुर्की होते हुए यूरोप जाता था मतलब, ठीक है ना। हाँ जी, जो स्थल मार्ग है वो मध्य एशिया और तुर्की होते हुए जाता था, ठीक है ना। हाँ जी, इसको ऐसे ही समझने की जरूरत है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे तो याद है, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़े। चलिए अब इसके बाद आप ये देख लीजिए
जैसे ये तो बात हो गई कि वास्को डी गामा ने जब भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज की, उसके पहले भारत और यूरोप के बीच में व्यापार कैसे होता था, किस मार्ग से, वो बता दिया। अब आइए जरा कुछ और चीजों पर गौर करें। कुछ और चीजों पर अगर हम गौर करें तो हमें क्या गौर करना है, देखिए। अब इसके बाद जो चीजें हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, इसके बाद ये समझिए कि ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि भारत है और ये भी हमें पता है कि यूरोप है, ठीक है। अब हुआ ये कि भाई यूरोप के लोग जो है वो भारत आने के लिए किसी दूसरे मार्ग की तलाश में क्यों आए, ठीक है ना। भारत के मतलब यूरोप के लोग भारत के लिए एक अलग मार्ग, सस्ते मार्ग, सुरक्षित मार्ग की तलाश में क्यों गए। उसके पीछे की एक बात यह है कि इस क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रतीकात्मक है, नॉट एग्जैक्टली दिस, लेकिन हाँ ये है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में एक मुस्लिम साम्राज्य ने अपने आप को बहुत फैला लिया और ये मुस्लिम साम्राज्य जो था, ठीक है, अपने आप को बहुत फैला लिया और ये मुस्लिम साम्राज्य जो था, इस मुस्लिम साम्राज्य का नाम था ऑटोमन साम्राज्य। क्या नाम था? ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो हुआ ये कि ये वाला जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में आ गया, ठीक है भैया। ये पूरा का पूरा साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में आ गया, ठीक है भैया। अब जब ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में आ गया तो ये मुस्लिम साम्राज्य था। अब आप समझ सकते हैं कि जो तीनों मार्ग थे यूरोप और भारत के बीच, यूरोप और भारत के बीच में ये तीनों मार्ग थे, ये तीनों मार्ग इस ऑटोमन साम्राज्य के बड़े हो जाने से बंद हो गए। या तो बंद हो गए या तो इस मार्ग से गुजरने के लिए यूरोपियों को ऑटोमन साम्राज्य को टैक्स देना पड़ता था और उसके बाद भी उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इस ऑटोमन साम्राज्य के लोग इन्हें कहीं भी कभी भी पकड़कर मार देते थे, कूट देते थे, समझ रहे? हाँ जी भैया, ठीक है। तो ये बात समझनी जरूरी है, ठीक है, ये बात समझनी जरूरी है, ठीक है भैया। अच्छा, इतनी बात आपको, इतनी बात तो समझ गए। अब अगली बात देखिए, अगली बात ये है कि जब ऐसा हुआ, जब ऐसा हो गया कि ये ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में आ गया और इधर से इस मार्ग से यूरोपियों के लिए जाना मुश्किल हो गया क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य को या तो टैक्स देना पड़ता था या उसके बाद भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। तो अब यूरोपीय लोगों ने नए मार्ग की खोज करनी शुरू की। उन्हें यह अंदाजा था, यूरोप के लोगों को यह अंदाजा था कि इस तरह से अगर हम प्रयास करेंगे तो शायद भारत पहुंच सकते हैं। इस तरह से अगर हम प्रयास करेंगे, मतलब उनको यह अंदाजा था कि अगर हम अफ्रीका से सटकर लगकर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से अफ्रीका के सहारे भारत पहुंच सकते हैं। उन्हें अंदाजा था और वो ऑटोमन साम्राज्य को बाइकाट करके जाना चाहते थे, ऑटोमन साम्राज्य को बाइकाट करके जाना चाहते थे, ठीक है भैया। अच्छा, इस वजह से आप देखेंगे तो एक व्यक्ति है जिसका नाम था बार्थोलोमेव डियाज, ये जो है इस खोज के लिए निकला। तो यहाँ पर एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक चीज मिली, ठीक है, यहाँ पर एक चीज मिली और ये एग्जैक्टली यहाँ पर बनाते हैं। ये क्या मिला यहाँ पर मिल गया भैया, इसको कहते हैं क्या, इसको कहा गया उत्तमाशा अंतरिप। क्या कहा गया इसे? उत्तमाशा अंतरिप कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? उत्तमाशा अंतरिप कहा गया, या इसी को इंग्लिश में कहा गया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, या इसी को कहा गया तूफानी अंतरिप, ठीक है। क्या कहा गया इसे तूफानी अंतरिप कहा गया, ठीक है। और इसकी खोज किसने की और ये क्या था? तो ये भैया खोजा गया किसके द्वारा? ये खोजा गया बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा, बार्थोलोमेव डियाज, ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा इसे खोजा गया, ठीक है। बार्थोलोमेव डियाज किसके द्वारा खोजा गया इसे भैया बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा खोजा गया। कूट देते थे, बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा भैया इसको खोजा गया, ठीक है। कब की बात है ये 1487 की बात है जब बार्थोलोमेव डियाज ने इसको खोजा। क्या था ये? एक्चुअली में बार्थोलोमेव डियाज निकला था, ये मान लीजिए कि बात जो बार्थोलोमेव डियाज है ये भारत के लिए निकला ही था, समुद्री मार्ग की खोज करने ही निकला था। लेकिन बार्थोलोमेव डियाज जब यहाँ पर अपनी जहाज लेकर पहुंचा, बार्थोलोमेव डियाज यहाँ पर जब अपनी जहाज लेकर पहुंचा तो इतनी तूफानी लहरें थी कि उन तूफानी लहरों की वजह से उसके जहाज की जो दिशा है वो बदल गई और किसी तरह वो अपनी जान बचाते बचा, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा यहाँ पर क्या था? एक्चुअली में यहाँ पर एक अंतरिप है। क्या होता है अंतरिप? तो जो ये अफ्रीका की मुख्य भूमि है ना, या कोई भी मुख्य भूमि होती है, जो मुख्य भूमि होती है उसकी एक ऐसी चट्टान जो अंदर समंदर के अंदर पानी में गई रहती है, डूबी रहती है, तो उससे जब भी लहरें टकराती हैं और ऐसे वापस आती हैं तो इससे क्या होता है? वो बड़ा विकराल रूप ले लेती है, वहां पर लहरें तूफानी हो जाती है, ठीक है। बात समझ रहे? तो हमने क्या कहा? हमने कहा भैया अंतरिप क्या होता है? मुख्य भूमि का वह हिस्सा जो पानी के अंदर गया रहता है और उससे समुद्र की लहरें टकराकर विकराल रूप धारण कर लेती है। इसकी खोज किसने की? बार्थोलोमेव डियाज ने 1487 में, और इसे इसने तूफानी अंतरिप कहा, जिसे केप ऑफ गुड होप या उत्तमाशा अंतरिप कहा जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि उत्तमाशा अंतरिप कहां था या केप ऑफ गुड होप कहां है, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर या अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर, ठीक है, या साउथ कॉर्नर ऑफ अफ्रीका, साउथ मोस्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका जो है वहां पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक और, ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भैया एक भाई स्पेन का निवासी कोलंबस निकला भारत की खोज करने। कौन? कोलंबस। स्पेन यहाँ पर है तो स्पेन का निवासी कोलंबस, कौन भैया? स्पेन का निवासी कोलंबस। कहां का था ये? स्पेन का था, ये स्पेनिश था, ठीक है। स्पेनिश निवासी कोलंबस निकला और कोलंबस ने क्या किया? कोलंबस इसी मार्ग से आगे बढ़ा, इसी मार्ग से आगे बढ़ा। लेकिन कोलंबस के साथ दिक्कत ये हुई कि जब कोलंबस यहाँ पर पहुंचा इस उत्तमाशा अंतरिप के पास, तो यहाँ से इसकी जो तूफानी लहरें हैं उसने क्या किया? उसने उसकी दिशा को मोड़ दिया। इसकी दिशा को क्या किया भैया? मोड़ दिया। और इसकी दिशा को मोड़ तो दिया, लेकिन ये बात कोलंबस को पता नहीं चली। बात समझ रहे? हमने कहा कि कोलंबस जो स्पेनिश था ये निकला, ठीक है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने, लेकिन जब यहाँ पहुंचा उत्तमाशा अंतरिप तो इसके जहाज की दिशा उस तूफानी, ठीक है, जलधाराओं की वजह से, तूफानी लहरों की वजह से इसके जहाज की दिशा घूम गई, ठीक है। और ये दिशा घूम गई है समुद्र के बीचों बीच, कैसे पता चलेगा? समुद्र के बीचों बीच कैसे पता चलेगा जहाज की दिशा घूम गई है, ठीक है। तो ये भैया इस तरीके से कोलंबस कहां पहुंच गया? कोलंबस पहुंच गया अमेरिका। कोलंबस कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। और इस प्रकार से कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की, ठीक है। हाँ जी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये बार्थोलोमेव डियाज लिखा है, ये पिन करो जिसको ना दिखा बता दूं कि बार्थोलोमेव डियाज लिखा है, ठीक है। तो कोलंबस जो कि भारत की खोज करने निकला था, इसने अमेरिका की खोज कर दी और इसने अमेरिका के लोगों को क्या कहा? इसने अमेरिका के लोगों को क्या कहा? रेड इंडियन कहा। क्यों रेड इंडियन कहा? इसलिए साथियों रेड इंडियन कहा क्योंकि इसे विश्वास ही नहीं था कि मैं भारत नहीं पहुंचा, ठीक है ना। एक्चुअली में कोलंबस को ये लग रहा था कि जैसे जब इधर दिशा घूम गई इसकी जहाज की, तो इसे लगा था कि मैं इधर जा रहा हूं, और जब ये यहाँ पर मुख्य भूमि पर पहुंच गया अमेरिका, तो उसे लगा कि मैं भारत पहुंच गया। और उसने सामने देखा कि जो लोग खड़े हैं वो काले तो है नहीं, भारतीय लोग तो काले होते हैं,
तो इसलिए उसने यहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा कि नहीं ये तो इंडियन ही है, ये रेड इंडियन है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए कोलंबस ने यहाँ पर रेड इंडियन कहा। तो अमेरिका के मूल निवासियों को वैसे भी रेड इंडियन कहा जाता है, और अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। अमेरिका को क्या कहा जाता है? नई दुनिया कहा जाता है, न्यू वर्ल्ड, ठीक है, नई दुनिया, ठीक है। और इसके बाद फिर कौन निकला? इसके बाद भाई साहब निकला है वास्को डी गामा, ठीक है। इसके बाद वास्को डी गामा निकला। वास्को डी गामा कहाँ से था? पुर्तगाल से था। वास्को डी गामा कहाँ से था? पुर्तगाल से था। और वास्को डी गामा जो है इस प्रकार से चलता चला गया, ठीक है, और इस प्रकार से आकर ये भारत पहुंच गया। इसने किसकी मदद ली? तो इसे अफ्रीका में मिल गया कौन? अब्दुल मजीद, ठीक है ना, अब्दुल मजीद, ठीक है ना। तो अब्दुल मजीद की मदद से, अब्दुल मजीद की मदद से, ठीक है ना। अब्दुल मजीद कौन था? ये गुजरात का रहने वाला था, ये गुजराती व्यापारी था, गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद, ठीक है। तो जब वास्को डी गामा निकला तो वास्को डी गामा को अफ्रीका में अब्दुल मजीद मिल गया। तो वास्को डी गामा ने बताया कि मैं भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर रहा हूं। अब्दुल मजीद भी गुजरात का था, उसे भी भारत वापस आना था, तो उसने कहा ठीक है साथ में चलते हैं, ठीक है। तो अब्दुल मजीद और वास्को डी गामा यहाँ जो है केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटकर यहाँ पहुंच गए, ठीक है ना, यहाँ पहुंच गए। और जहां पर पहुंचे ये, उस जगह का नाम क्या है? जहां पर ये पहुंचे उस जगह का नाम है कप्पक डब्बू। क्या नाम था भैया? कप्पक डब्बू। कप्पक डब्बू कहां पर था? कालीकट केरला, कालीकट केरल, ठीक है, कालीकट केरल यहाँ पहुंचे। और जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ स्थानीय राजा जमूरिन ने इनका स्वागत किया, ठीक है, जमूरिन ने स्वागत किया। और इस प्रकार से जमूरिन ने स्वागत किया, कब की बात है ये? 1498 की बात है, ठीक है। और इस प्रकार से भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज होगी, ठीक है। अरे अच्छा भैया, अरे वाह तिवारी जी। चलिए फिलहाल इस प्रकार से साथियों वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की गई। अब एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको कल करके आना है, ये ठीक है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये, ठीक है भैया, हाँ जी, ये आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको, ठीक है, क्या करना है? होमवर्क में करके आना है और याद करना है, ठीक है। जिनको ये स्टोरी लिखनी है पॉइंट वाइज वो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1498 को गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से केरल स्थित कालीकट पहुंचा, जहां से स्थानीय शासक जमूरिन ने इसका स्वागत किया तथा इसे व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया, ठीक है। जिसको थियरी लिखनी हो यहाँ से लिख लें। चलिए इजाजत दीजिए, फिर कल मुलाकात होगी 12 बजे। कोशिश करिएगा कि आपके अपने जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, वो आप हेल्पलाइन नंबर पर भेज दीजिएगा, तो वो डाउट जो है आपके करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी साथ बहुत स्वागत है भैया। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज संडे, लेकिन ये हुआ कि भाई आपका थोड़ा सा सिलेबस कवर किया जाए, ठीक है। तो इसलिए संडे को भी आप याद है आपका ये किस पर है भैया? ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, है ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ठीक है। तो जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है ये टॉपिक है, ठीक है। क्या टॉपिक है भैया? यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और अगर आप देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन वाला टॉपिक है, ये एक्चुअली में साथियों है ना, ये आज दूसरा सेशन है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम, ठीक है ना, यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम, ठीक है। आप समझिए इस चीज को एज इट इज याद करेंगे कि भाई आपसे अच्छा एक बात और है कि एक है यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम और एक है स्थापना का क्रम। तो स्थापना का क्रम नहीं पूछा गया है आज तक, तो किसी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि आपसे स्थापना का क्रम पूछा जाए, और आपसे आने का क्रम ही पूछा जाता है। तो आप साथियों इसके आने का क्रम याद करिएगा, आप इसके आने का क्रम याद करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए आने का क्रम मतलब ये है कि जैसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है ना। ये सीक्वेंस आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से विशेष रूप से आपको याद करना है भाई इस सीक्वेंस को, क्योंकि आपके पेपर में यही पूछा जाता है। और हमने पहले बताया था कि बीच में डेनमार्क और स्वीडिश कंपनी, है ना, डेनमार्क की और स्वीडन की कंपनी भी आई थी, बट उसको नहीं पढ़ना होता है, आपको यही मुख्य रूप से चार पढ़ना है जो पेपर में बार-बार आते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे ये लिस्ट हमने पिछली क्लास में भी दी थी, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। पिछली क्लास में हमने लिस्ट दी थी उसमें एक चेंज ये किया है कि पिछली क्लास में जो हमने लिस्ट दी थी उसमें यहाँ पर 1498 लिखा हुआ था, यहाँ 1628 कर दिया है, ठीक है ना, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इसको अपडेटेड लिस्ट के साथ याद करिएगा, पिछली वाली लिस्ट को मत याद करिएगा, ठीक है। चलिए फिर बता दूं कि भैया पुर्तगाली कब आए? 1498 में आए, डच कब आए? 1595-96 में आए, अंग्रेज कब आए? 1608 में आए, और फ्रांसीसी कब आए? 1669 में आए, ठीक है। तो आपको इस सीक्वेंस को आपको याद करना है, ठीक है ना, आपको इस सीक्वेंस को याद करना है भैया, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक, एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। फिर कह रहा हूं एज इट इज, ठीक। अच्छा अब मान लीजिए कभी आपसे पूछे, ठीक है, ये आने का क्रम है, ये आने वाला मामला है कि पुर्तगाली कब आए, डच कब आए, अंग्रेज कब आए और फ्रांसीसी कब आए। अब देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1628 में हुई थी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, डच कंपनी की 1602 में और फ्रेंच कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल डच और अंग्रेज उल्टा नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि देखो स्थापना की बात है, पुर्तगाली कंपनी कब स्थापित हुई? 1628 में, अंग्रेज कंपनी 1600 ईस्वी में, डच कंपनी 1602 में और फ्रांसीसी कंपनी 1664 में। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि भैया जैसे डच 1595 में आए, या फिर ऐसे समझिए यहाँ से कि भैया आप देख रहे हैं कि पुर्तगाली 1498 में आए, ठीक है, और इनकी कंपनी 1628 में बनी, ठीक है, जबकि इन्होंने पहली फैक्ट्री 1503 में लगा ली। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसी चीज को तो आपको समझना है ना, कि भाई पुर्तगाली 1498 में आए, पुर्तगाली 1498 में आए और 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, फिर 1505 में कन्नूर में अपनी फैक्ट्री लगाई, उसके बाद अपनी फैक्ट्री लगाते चले गए, ठीक है। लेकिन ये जो व्यापार चल रहा था, जो 1498 में आए और अपना व्यापार शुरू कर दिए, ये पुर्तगाली थे, लेकिन ये पुर्तगाली कंपनी नहीं थी, पुर्तगाली कंपनी तो 1628 में बनी, ठीक है ना। अजय भैया बात समझिएगा, हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दो, अपना दिमाग बाद में लगा लेना, जब मैं पढ़ा लूं उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइएगा। अभी मेरे दिमाग के हिसाब से पढ़ लो, और अगर अपना दिमाग लगाओगे तो केवल कंफ्यूज होगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हमने क्या कहा? हमने कहा 1498 में पुर्तगाली आए, है ना, और इन्होंने अपना फैक्ट्री लगाकर व्यापार करना शुरू किया, ठीक है, और फिर 1628 में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई। तो कंपनी बनाने से पहले कौन व्यापार कर रहा था? तो कंपनी बनाने से पहले, ठीक है ना अजय भैया, ठीक है भैया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या धर्मेश बाबू आपसे पूछकर क्लास लगानी पड़ेगी? फिर तो हो चला। तो भैया देखिए 1498 में जो पुर्तगाली आए, है ना, और 1628 में जो पुर्तगाली कंपनी बनी, तो इसके बीच में जो व्यापार चल रहा था ये पुर्तगाली राजा के अंडर में चल रहा था, ठीक है, पुर्तगाली सरकार के अंडर में चल रहा था, पुर्तगाली कंपनी 1628 में बनी। आई होप कि ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी, है ना, ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि 1498 में जो पुर्तगाली आए हैं और 1628 में जो पुर्तगाली कंपनी बनी है, तो इस बीच में जो व्यापार चला है वो पुर्तगाली सरकार का चला है, और फिर 1628 से पुर्तगाली कंपनी का चलने लगा। अब देखिए पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, ठीक है। तो भैया और पुर्तगाली भारत से गए कब? पुर्तगाली भारत से कब गए? तो 1961 में गए। तो फिर से समझ लीजिए कि 1498 में पुर्तगाली आए और पुर्तगाली सरकार के सपोर्ट से, पुर्तगाली सरकार के द्वारा भारत में एक के बाद एक कंपनियां, एक के बाद एक फैक्ट्री,
कंपनी नहीं, एक के बाद एक फैक्ट्री, एक के बाद एक कारखाने लगाए गए और अंततः 1628 में पुर्तगाली कंपनी बनी और पहला पुर्तगाली यात्री जो आया था वो वास्को डी गामा था। और पुर्तगाली भारत में जिन भी क्षेत्रों में रहे, जैसे कि आप जानते हैं कि गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इन क्षेत्रों में रहे, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में रहे और अंततः 1961 में गए। अंततः कब गए? 1961 में गए। ये अभी हम आपको पूरे चैप्टर का एक निचोड़ बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक एक करके विभिन्न कंपनियों के बारे में बताएंगे तो पूरा समझ में आएगा। पहली ही खुराक में पूरा पेट नहीं भर जाता, ठीक है, और ना ही आत्मा को तृप्ति मिल जाती है, ना ही भूख मिट जाती है, ठीक है। इसलिए अभी ये पहली खुराक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? अच्छा, अभी आपको केवल इतना ही दिमाग में रखना है। अगली बात, अब हम डचों पे चलते हैं। देखिए डच जो है क्या हुए, डच 1595 में आए, डच 1595-96 में आए, ठीक है ना, डच 1595-96 में आए, क्लियर है। और इन्होंने आने के 1595-96 में आए हैं और 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई है। आप चाहे तो डचों को उठाकर ऊपर रख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भैया। तो डच जो है 1595 में आए और 1602 में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की है और पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई है 1605 में। और पहला यात्री जो आया था वो था कार्नेलिस द हस्तमान, इसी का दूसरा नाम है हाउटमैन, इसी का दूसरा नाम है हाउटमैन, जो पिछली लिस्ट में हमने लिखी थी हाउटमैन। और ये 1759 में भारत में इनका पतन हो गया, 1759 में भारत में इनका पतन हो गया और ये भारत छोड़कर चले गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1759 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है वेदरा का युद्ध। क्या नाम भैया? वेदरा का युद्ध, क्लियर बात है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। क्या नाम है इसका? इसका नाम भैया वेदरा का युद्ध, ठीक है। अंग्रेजों से हारकर भारत छोड़कर चले गए, ठीक है भैया। अच्छा, इसी प्रकार से आगे देखिए भैया, इसी प्रकार से और आगे बढ़े, ठीक है। तो जैसे अंग्रेज है तो 1608 में अंग्रेज आए, 1608 में अंग्रेज आए, ठीक है। और आने से पहले ही इन्होंने अपनी कंपनी बना ली। अब यहाँ थोड़ा सा डाउट होता है कि सर 1608 में अंग्रेज आए तो इन्होंने कंपनी 8 साल पहले कैसे बना ली? 1608 में अंग्रेज आए तो 1600 ईस्वी में ही इन्होंने अपनी कंपनी कैसे बना ली? तो भैया याद रखेंगे कि ये कंपनियां जो भी कंपनियां बनी है ये कंपनी इनके अपने देश में बनती थी, भारत में थोड़ी बनती थी। बात समझिए, ये कंपनी जो ये स्थापित करते थे, जो इनकी कंपनी बनी ये इनके अपने देश में बनी, ठीक है। लेकिन ये जो फैक्ट्रीज बनी ये कहां बनी? ये भारत में बनी। तो फैक्ट्रीज भारत में बनी है, कंपनी इनके अपने देश में बनी है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसी वजह से ये चीज है कि अंग्रेज कंपनी बनी 1600 ईस्वी में थी, उसके 8 साल बाद 1608 में आई है और इसने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है। अब 1608 और 1613 का क्या मसला है? 1608 में अस्थायी फैक्ट्री और 1613 में अस्थायी फैक्ट्री, वो आगे हम आपको बता रहे होंगे, ठीक है भैया। और प्रथम यात्री कौन था? कैप्टन हॉकिंस था और 1947 में इन्हें भारत को आजाद करके भारत का विभाजन करके जाना पड़ा, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसमें भी यही है कि ये कंपनी भी पहले अपने देश में 1664 में बन गई है और उसके 4 साल बाद 1668 में आई है और पहला यात्री फ्रांसिस कैरो आया है और 1668 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई है। तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भी सूरत में थी और फ्रांसीसियों की भी पहली फैक्ट्री सूरत में थी, ठीक है ना। और अंततः भाई अगर हम फ्रांसीसियों की बात करें तो 1708 में इनका पतन हुआ। 1708 में इनका पतन कैसे हुआ? 1708 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध। क्या नाम है भैया? वांडीवास का युद्ध। क्या नाम है दोस्तों? वांडीवास का युद्ध, ठीक है, वांडीवास का युद्ध, ठीक है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। क्या भैया? वांडीवास का युद्ध 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, ठीक है ना। हाँ जी, वांडीवास का युद्ध हुआ और इस 1760 के वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और इससे फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया। लेकिन फ्रांसीसी व्यापार करते रहे, व्यापार करते रहे, अंग्रेजों के साथ समझौता करके कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो गए, जैसे चंद्रनगर, माहे, यनम, कराईकल और पांडिचेरी, यहीं तक इन्होंने अपने आप को लिमिट कर लिया, ठीक है। और अंततः 1954 में एक समझौते के तहत सभी क्षेत्र भारत को दे दिए और यहाँ से फाइनली चले गए, ठीक है। अब जिन्होंने ध्यान से शुरू से अंत तक सुना उनको मैक्सिमम बातें समझ में आई होंगी और जिन्हें नहीं समझ में आई है इसके बाद भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब डिटेल में आगे एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे और जहां कहीं भी समझ नहीं आया होगा वो भी समझ में आ जाएगा। अभी मोटा मोटी जो दिमाग में आपको रखना है वो ये कि ये लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको नहीं याद किया आपने तो समझिए कि कभी भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है ना, ये इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है और पूरे ब्रह्मांड की ऐसी कोई किताब नहीं बनी जिसमें एक जगह पर ये चीज लिखी हो। ये चीज केवल यहाँ मेरे द्वारा लिखकर पिछले कई सालों से पढ़ाई जा रही है, ठीक है। इसके पहले ना कभी इस तरह से लिस्ट बनाकर किसी ने पढ़ाया ना किसी किताब में ये दिया है ना। हाँ, मतलब एक जगह नहीं दिया है, बाकी अलग अलग जगहों पर तो दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब इसको पॉजिटिव, अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस लिस्ट को सकारात्मक होकर पॉजिटिव रहकर याद करेंगे या फिर अपने आप को नेगेटिव करके इस लिस्ट का बंटा धार कर देंगे, मतलब इस लिस्ट की ऊपर की गई मेहनत को बेकार कर देंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं, खैर। तो देखिए हमने क्या किया है इसमें, एक बार फिर से समझ लीजिए कि भाई आने का मतलब आने का क्रम है कि कब कौन आए। पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1595 में आए, अंग्रेज 1608 में आए, फ्रांसीसी 1668 में। ये आने वाली बात है। तो भैया ये जिस वर्ष आए हैं वो कैसे आए होंगे? जाहिर सी बात है कि इनका कोई ना कोई यात्री आया होगा, इनका कोई ना कोई यात्री आया होगा। तो ये जो डेट है ना इन कंपनियों के आने का, ठीक है, ये जो डेट है इनके आने का, ये जो डेट है इनके आने का वही सेम डेट होगा इनके पहले यात्री के भी आने का। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है भाई। ये जो डेट है इनके आने का कैसे आए भाई? कोई ना कोई आया होगा ना, तो कौन आया? पहले यात्री। तो ये दोनों को इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं बार-बार कि भैया जो ये डेट है वही सेम डेट इनका भी है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, भारत आए और कहाँ आएंगे, ठीक। आगे अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि ये जो स्थापना की बात है ना, ये कंपनी की स्थापना की बात है। किसकी स्थापना की बात है? कंपनी की स्थापना। मैं लिख भी दे रहा हूँ कि भाई कंपनी की स्थापना, किसकी स्थापना? कंपनी की स्थापना, ठीक है ना। कंपनी की स्थापना, क्रम तो क्या हटा ही देते हैं, क्रम आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, उसकी दिक्कत नहीं है, कंपनी आप क्रम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, आप केवल आपको ये याद रहे। फिलहाल तो ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए। कंपनियों के, ये पुर्तगाली कंपनी की स्थापना का डेट है, अंग्रेज कंपनी की और ये डच कंपनी की, ये फ्रेंच कंपनी की। ये इनकी पहली फैक्ट्री है कि किसने कहां पर पहली फैक्ट्री लगाई है और ये पहले यात्री हो गए और ये भारत से जाने वाला मामला हो गया कि जैसे पुर्तगाली आए सबसे पहले हैं, पुर्तगाली आए सबसे पहले हैं 1498 में और गए सबसे बाद में है 1961 में। अब 1961 में कैसे गए हैं तो याद करिए, 1961 में भारतीय सेना ने 1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा, दमन दीव पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। क्या किया था? ऑपरेशन विजय चलाया था, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ऑपरेशन विजय चलाया था। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि डच, अगली बात यह है कि डचों की बात करें तो 1759 में इनका पतन हुआ। कैसे? अंग्रेजों के साथ वेदरा का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने इनको जबरदस्त हरा दिया तो इन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो इन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रीज जो भारत में इनकी थी, ठीक है, वो सब अंग्रेजों को बेच दिया और यहाँ से चले गए, ठीक है भैया।
1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन कर दिया और भारत को आजाद करके चले गए। फ्रांसीसी जो 1668 में आए थे, पहले तो वांडीवास के युद्ध में इन्होंने, है ना, इन्हें अंग्रेजों के हाथों हार मिली। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए 1760 में और इनका पतन हो गया, मतलब इनकी शक्ति खत्म हो गई। फिर इन्होंने अंग्रेजों से समझौता कर लिया कि भाई हम आपसे नहीं लड़ेंगे, हमें केवल व्यापार करने दो, ठीक है। तो 1954 तक ये भारत में रहे और आजादी के बाद वही 1954 में फ्रांसीसी सरकार ने भारत सरकार से एक समझौता किया और उनके पास जो भी थी पांडिचेरी, माही, कराईकल, ये बस्तियां भारत को दे दिया इन्होंने और ये भी यहाँ से चले गए, ठीक है। तो आई होप ये लिस्ट आपको पूरा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जरा, ये क्या दिया है भैया, ये दिया है फौज वाला मामला, ठीक है ना। हाँ जी भाई, जैसे समुद्री यात्री, कौन से समुद्री यात्री, कौन सा समुद्री यात्री कहाँ का था और इसने कौन से देश की खोज की और किस वर्ष की है, वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिए सिंपल सी चीज है, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, अमेरिका की खोज की 1492। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की 1498। कैप्टन कुक, ठीक है, इंग्लैंड का रहने वाला था, ऑस्ट्रेलिया की खोज की 1770 में। तस्मान, ये डच या हॉलैंड का निवासी था, न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की 1642-44 में, ठीक है। चलिए, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ईयर आपको सब नहीं याद करने हैं, आप ईयर में केवल ये 2 ईयर याद करिएगा। ईयर में क्या करिएगा कि आपको कम से कम 2 ईयर याद करने हैं कि भैया कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी और वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज कब की थी। केवल ये 2 ईयर आपको याद रखने हैं, बाकी दोनों ईयर नहीं याद करने हैं, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ से चलेंगे किस पर भैया, अब हम यहाँ से चल सकते हैं कि हाँ भैया कि क्या कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो देख लिया जाए, हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे भैया वास्को डी गामा की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वास्को डी गामा की। तो आइए देख लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में भैया, वास्को डी गामा के बारे में। और वास्को डी गामा तो ठीक है भैया, वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ ही जाता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बारे में क्या क्या बातें हैं जो हम अपने अंदाज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि पहली बात ये है कि भैया प्रथम पुर्तगाली यात्री, ठीक है, प्रथम पुर्तगाली यात्री, प्रथम पुर्तगाली यात्री, पहली बात प्रथम पुर्तगाली यात्री, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट पोर्तुगीज, ठीक है, फर्स्ट टू इंडिया, फर्स्ट पोर्तुगीज ट्रैवलर, ठीक है, ट्रैवलर, फर्स्ट पोर्तुगीज ट्रैवलर टू इंडिया, फर्स्ट पोर्तुगीज ट्रैवलर टू इंडिया, ठीक है। अगली बात क्या है भाई, अगली बात ये है कि आप देखेंगे, एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि भाई यूरोप तथा भारत, यूरोप तथा भारत, यूरोप भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की, समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग की खोज, ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज, ठीक है। मतलब कह सकते हैं क्या कि भाई डिस्कवरी ऑफ सी रूट, डिस्कवरी ऑफ सी रूट, डिस्कवरी ऑफ सी रूट बिटवीन यूरोप एंड भारत, यूरोप एंड भारत, ठीक है। भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। अगली बात, अब्दुल मजीद की सहायता से भारत पहुंचा, अब्दुल मजीद की सहायता, किसकी सहायता ली, अब्दुल मजीद की सहायता ली, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि गॉट सपोर्ट ऑफ अब्दुल मजीद, ठीक है, अब्दुल मजीद, तो अब्दुल मजीद की सहायता ली, ठीक है, गॉट सपोर्ट ऑफ अब्दुल मजीद, ठीक है। केम टू इंडिया मतलब भारत कब आया, ये तो खैर आप समझते हैं, जानते हैं। केम टू इंडिया मींस भारत आया कब, 3 बार भारत आया, ठीक है ना। तो पहली बार कब आया, 3 बार भारत आया था ये, ठीक है, 3 बार भारत आया। पहली बार कब आया, दूसरी बार कब आया, तीसरी बार कब आया, ठीक है। तो 3 बार भारत आया, ठीक है, 3 बार भारत आया, ठीक है। पहली बार कब आया 1498 में, दूसरी बार कब आया 1502 में और तीसरी बार कब आया 1524 में, ठीक है, 1524 में, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो कुछ लोगों का सवाल बहुत रहते हैं पढ़ाई के नाम पे, नल बटा सन्नाटा और सवाल के नाम पर इतने सवाल कि ऐसा लगता है जैसे आईएएस बन जाएंगे पढ़ाई करके। क्या भारत आया, केम टू इंडिया, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से आप अपने दिमाग को जागृत रखें, एक दिन जरूर आईएएस बनेंगे, एनटीपीसी निकले ना निकले आईएएस जरूर बन जाएंगे। क्या देखिए, वास्को डी गामा तो 3 बार भारत आया और इसकी डेथ भी भारत में हुई, पता है, इसकी डेथ भी भारत में हुई, ठीक है। अरे इसका मतलब एक तरह समझिए कि इसकी जो समाधि है, इसकी जो समाधि है, ठीक है, समाधि यही भारत में है। कहां पर है समाधि इसकी, कोचीन में इसकी समाधि है। कहां भैया, कोचीन में इसकी समाधि है, ये भी याद रखें, कोचीन में इसकी समाधि है, ठीक है, कोचीन में इसकी समाधि है, ठीक। तो ये भी याद करना है भाई, कोचीन में इसकी समाधि है। जब ये भारत आया था तो इसने, इसका स्वागत किसने किया था, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। जब ये भारत आया था तो भारत आने पर जमोरिन ने स्वागत किया, भारत आने पर किसने स्वागत किया भैया, जमोरिन ने स्वागत किया। भारत आने पर जमोरिन ने इसका क्या किया भैया, स्वागत किया। भारत आने पर जमोरिन ने स्वागत किया, मतलब जमोरिन वेलकम्स हिम, ठीक है, एट द टाइम ऑफ अराइवल, ठीक है। तो भारत आने पर जमोरिन ने इसका स्वागत किया, ठीक है। और भारत में सबसे पहले कहां पहुंचा, है ना, पहली बार कहां उतरा था ये, तो पहली बार जिस जगह पर उतरा, है ना, पहली बार कहां पहुंचा, तो पहली बार जिस जगह पर पहुंचा था उस जगह का नाम क्या था, कालीकट। क्या नाम था भैया, कालीकट नाम था। और कालीकट का मतलब केरला, ठीक है ना। कहां उतरा था, कालीकट में उतरा था और कालीकट का मतलब क्या है, केरला, ठीक है। तो वास्को डी गामा के बारे में ये बातें ध्यान रखेंगे कि भैया प्रथम पुर्तगाली यात्री है, यूरोप और भारत के बीच में समुद्री मार्ग की खोज की, अब्दुल मजीद की सहायता से भारत आया और 3 बार भारत आया है, 1498, 1502, 1524। और इसकी समाधि जो है, इसकी जो डेथ है वो कहां पर हुई है, कोचीन में हुई है। तो यहीं पर इसका, ठीक है, समाधि स्थित है, ठीक है ना। हाँ जी, यहीं पर इसका समाधि स्थित है। तीसरी बार जब भारत आया था तो भारत से वापस नहीं जा सका और यहीं पर इसकी डेथ हो गई। तीसरी बार जब भारत आया तो भारत से वापस नहीं गया, यहीं पर इसकी डेथ हो गई। किसकी बात कर रहे हैं हम, वास्को डी गामा की, ठीक है ना। तो ये भी याद करने की जरूरत है भाई। वास्को डी गामा नहीं, कुछ और भी विदेशी हैं जिनका मकबरा आप कह सकते हैं कि भाई भारत में है, ठीक है, ये भी है। तो ये सारी ही एक जगह पर मैं आपको नोट करा देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आइए, तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन ऐसे हैं जिनकी समाधि भारत में है, ठीक है। मतलब ये कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूरोपीय जिनकी समाधि भारत में है, यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय जिनकी समाधि भारत में है, यूरोपीय जिनकी समाधि, यूरोपीय जिनकी समाधि भारत में है, ठीक है ना, यूरोपीय जिनकी समाधि भारत में है, ठीक है। तो कौन कौन है भैया, देखिए इसमें एक, जैसे इसमें 2 पुर्तगालियों का नाम आएगा, ठीक है, 2 पुर्तगालियों का नाम आएगा, तो 2 पुर्तगाली हैं जिनकी समाधि भारत में है, ठीक है, 2 पुर्तगाली हैं जिनकी समाधि भारत में है। और नाम आएगा 2 जो है अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का, ठीक है ना, 2 ब्रिटिशर्स का जिनकी समाधि भारत में, मतलब ऐसे तो बहुत सारों का है, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स और बहुत
किसका, वास्को डी गामा का, ठीक है ना। और दूसरा नाम आपको याद रखना है किसका, अल्बुकर्क का, किसका, अल्बुकर्क का, एकदम बिल्कुल अल्बुकर्क, ठीक है ना। तो दो नाम याद रखिएगा, एक वास्को डी गामा और दूसरा कौन, दूसरा अल्बुकर्क, ठीक है ना। हाँ जी, तो देख लिया जाए अल्बुकर्क, ठीक है। तो वास्को डी गामा और अल्बुकर्क दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वास्को डी गामा और अल्बुकर्क दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना है, वास्को डी गामा और अल्बुकर्क। अब इसमें है क्या, नाम ही कितने खतरनाक है। तो जैसे वास्को डी गामा का हमने कहा कि कहां पर भी है, कोचिन, कोचिन केरला में, ठीक है। अल्बुकर्क की कहां पर है, गोवा, गोवा भारत में है, ठीक है। अच्छा, और इधर इसी प्रकार से ब्रिटिशर्स की बात करें तो एक साथियों याद करिए कि भाई वायसराय मेयो, ठीक है ना, एक वायसराय मेयो जो हुआ इसकी समाधि भारत में है, और एक और है कार्नवालिस, ठीक है ना, गवर्नर जनरल था कार्नवालिस, गवर्नर जनरल कार्नवालिस, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल कार्नवालिस, ठीक है, तो इसकी भी समाधि भारत में है, ठीक है। तो दोनों का बिल्कुल नोट कर लेंगे। वास्को वायसराय मेयो जो है इसकी कहां पर है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार गया था ये जेल का सर्वेक्षण करने, और वहीं पर एक कैदी ने चाकू मार के इसकी हत्या कर दी। गवर्नर जनरल कार्नवालिस का मकबरा कहां पर है, तो ये गाजीपुर में, कहां पर है, गाजीपुर में, ठीक है। तो बिल्कुल इसका भी याद रखें, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, कहां दिमाग है, कहां दिमाग है भाई रूबी, सुबह सुबह कहां दिमाग है। हमने 1961 में किसके जाने की बात कही, पुर्तगालियों के जाने की बात कही, वास्को डी गामा। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको ये लग रहा है कि वास्को डी गामा जो 1498 में आया वो 1961 में गया क्या, सैकड़ों वर्षों तक जिंदा था क्या। 1961 में पुर्तगाली गया, वास्को डी गामा नहीं गया। दिमाग का घंटा बना लोगे। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ ठीक है। तो ये खैर आप याद रखेंगे, हम वापस इस पर लौटते हैं। तो हमने बताया कि भैया वास्को डी गामा के बारे में ये इतनी सारी बातें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है ना। हाँ, इतनी सारी बातें हैं जो आपको याद करनी है और याद रखनी भी चाहिए, ठीक है ना। अब ये दो पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो ये कि द्वितीय पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में आया था, ठीक है ना। द्वितीय पुर्तगाली अभियान, पहला अभियान किसके नेतृत्व में आया था, वास्को डी गामा के नेतृत्व में आया था, ठीक है ना। हाँ, पहला पुर्तगाली अभियान वास्को डी गामा के नेतृत्व में आया था, और दूसरा वाला 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में, ठीक है ना। अच्छा, याद देख लीजिए कि भैया क्या दे रखा है कि सेकंड पोर्टुगीज एक्सपेडिशन केम टू इंडिया इन 1500 एडी अंडर द लीडरशिप ऑफ पेड्रो अल्वारेज केब्राल, ठीक है ना। हाँ जी, तो दोनों लाइन याद रखना है। आगे लिखा है कि पुर्तगालियों का भारत आने का प्रारंभिक उद्देश्य काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। हाँ, मतलब द इनिशियल पर्पस ऑफ द पोर्टुगीज है ना केम टू इंडिया वाज द गेट अ मोनोपोली ऑन द ट्रेड्स ऑफ कविया पेपर एंड अदर जो भी स्पाइसेस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो पोर्टुगीज और जो पोर्टुगीज है इनके बारे में हम और आगे चीजों को लेकर चलते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगली बात ये है कि भाई अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो फैक्ट्रीज हुई पुर्तगालियों की, ठीक है, पुर्तगालियों की जो फैक्ट्रीज हुई, ठीक है, जैसे पुर्तगाली फैक्ट्री की बात करते हैं, अगर हम पुर्तगाली कारखाने या फैक्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं याद करनी है, केवल दो ही याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो देख लिया भैया पोर्तुगीज फैक्ट्रीज, ठीक है। तो पोर्तुगीज फैक्ट्रीज में आप दो याद कर लीजिए कम से कम, क्या कि भैया पहली कौन सी थी और दूसरी कौन सी थी, ठीक है ना, पहली और दूसरी। तो भैया आप जानते हैं कि पहली कहां पर, कोचिन में, और दूसरी कन्नूर में। पहली कहां पर, कोचिन में, और दूसरी कहां पर, कन्नूर में। पहली कोचिन में, पहली कहां पर, पहली कोचिन में स्थापित की गई थी, पहली कोचिन में स्थापित की गई थी, और दूसरी कहां पर स्थापित की गई थी, कन्नूर में। एक तो इनके नाम ऐसे हैं कि क्या बताएं, ठीक है। तो एक कोचिन और दूसरा कौन सा, कन्नूर, ठीक है, दूसरा कौन सा, कन्नूर। और ये दोनों ही कहां पर पड़ता है पता है, ये दोनों ही साथियों केरला में ही पड़ता है, ठीक है, दोनों ही केरला में ही पड़ता है, ठीक है। अगर हम डेट वाइज बात करेंगे तो इसकी डेट थी 1503 और इसकी डेट थी 1505, ठीक है, 1505, ठीक है। अच्छा भैया, अब इसमें अगली बात क्या है, इसमें अगली बात ये है कि जैसे पुर्तगाली कारखाने हो गए तो पुर्तगाली क्षेत्रों की भी बात कर लीजिए। पुर्तगाली क्षेत्र, ठीक है, पुर्तगाली क्षेत्र मतलब एक तरह से पोर्टुगीज रीजन, ठीक है ना। तो जो पोर्टुगीज रीजन है, पोर्टुगीज रीजन, ठीक है ना, पोर्टुगीज रीजन जो है इसको देख लेते हैं, जो क्षेत्र है, टेरिटरीज, ठीक है। तो जैसे इसमें किसका किसका नाम आएगा भैया, तो इसमें नाम आएगा साथियों जैसे एक दादर नगर हवेली का, ठीक है, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली का, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। ऐसे एक नाम आएगा भैया गोवा का, ठीक है, गोवा एंड दमन दीव, ठीक है, गोवा एंड दमन दीव, ठीक है, इनका नाम आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो दादर नगर हवेली एंड दमन दीव क्यों बता रहे हैं आपको, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये चीज समझे कि दादर नगर हवेली, ठीक है, 1954 में भारत को प्राप्त, 1954 में भारत को प्राप्त हुआ, ठीक है, 1954 में भारत को प्राप्त हुआ, ठीक है ना, 1954 में भारत को प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसके प्राप्त होने की कहानी लंबी है, अभी केवल इतना जानिए 1954 में मिल गया। गोवा एंड दमन दीव कैसे प्राप्त हुआ, तो आप जानते हैं इसका 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर, ठीक है ना। 1961 में क्या हुआ भैया, ऑपरेशन विजय चलाया गया, ऑपरेशन विजय द्वारा प्राप्त हुआ, जो कि भारतीय सेना ने चलाया, ठीक है ना। हाँ, तो 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अरे इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए क्या कि भाई ये जो 1954 में दादर नगर हवेली प्राप्त हुआ था, इसे साथियों 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 10th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट को मतलब कहते हैं संशोधन। तो 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा इसे क्या किया गया भैया, इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। क्लियर बात है, 10वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा ये दादर नगर हवेली, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसी प्रकार से इसका देख लीजिए, ये जो 1961 में गोवा और दमन दीव प्राप्त हुआ था, ये फाइनली 14वें, ये फाइनली आप देखेंगे तो 12वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा 12वें संविधान संशोधन अर्थात 12वें अमेंडमेंट के द्वारा क्या बना, 12वें अमेंडमेंट के द्वारा 1962 में ये भी एक यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है। हाँ जी भैया, ठीक ठीक। अब ध्यान दीजिए कि भैया दादर नगर हवेली जो 1954 में प्राप्त हुआ था, ये 1961 में 10वें संविधान संशोधन द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश बना। गोवा एंड दमन दीव जो 1961 में प्राप्त हुआ था, ये 12वें संविधान संशोधन द्वारा 1962 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन, बाकी सब हिंदी में ही है, ठीक है। चलिए आप देखिए समझिए, अब इसके बाद आगे चलकर क्या हुआ, हम पॉलिटी में पढ़ते हैं राज्यों के पुनर्गठन में कि भाई दादर नगर हवेली कंटिन्यू रहा। फिर आगे चलकर एक 56वां संविधान संशोधन हुआ, 56वां संविधान संशोधन, जिसके तहत गोवा को अलग करके पूर्ण राज्य बना दिया गया और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 1987 में, ठीक है। और फिर आगे चलकर अभी 2020 में क्या हुआ कि भैया दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वाले चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद करने की जरूरत है। अब देखो इसके बाद क्या याद करोगे आप, इसके बाद यह याद करना है आपको, इसके बाद यह याद करना है कि भैया जो पहला पुर्तगाली वायसराय आया जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्मीड़ा, ठीक है, कौन भैया, अल्फांसो डी
अल्मेडा, ठीक है ना, अल्फांसो डी अल्मेडा, ठीक है, अल्फांसो डी अल्मेडा, ठीक है, अल्फांसो डी अल्मेडा, ठीक है। तो अल्फांसो डी अल्मेडा कौन? अल्फांसो डी अल्मेडा की बात करें अगर हम, तो ये भैया प्रथम पुर्तगाली वायसराय है, ठीक है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय, फर्स्ट पोर्टुगीज, फर्स्ट, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? इसका जैसे पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी इसकी क्या थी, इसने कौन सी पॉलिसी अपनाई या कौन सी नीति अपनाई, तो आप देखेंगे इसने शांत जल की नीति अपनाई, शांत है ना, जल की नीति, शांत जल की नीति इसने अपनाई। शांत जल की नीति मतलब कह सकते हैं कि इसको हम और क्या कहते हैं, शांत जल की नीति को हम ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है, शांत जल की नीति अपनाई, ठीक है ना। अगला नहीं, 1954 से 1961 तक कोई स्टेट नहीं था, बस ये है कि भैया भारत के संरक्षण में था, ठीक है, भारत सरकार डिसाइड कर पा रही थी कि क्या करें इसको, ठीक है। तो शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नीले पानी की नीति, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है नीले पानी की नीति, ठीक है, इसी को नीले पानी की नीति भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को नीले पानी की नीति भी कहा जाता है, ठीक, शांत जल की नीति या नीले पानी की नीति। क्या था ये, मतलब ये है कि इसका उद्देश्य, इसका पर्पस क्या था, पुर्तगाली सरकार ने इसे समझा बुझा कर भेजा था कि देख बेटा, सीधा सीधा अपना व्यापार करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो इसका पर्पस क्या था, ठीक है, बिना युद्ध, ठीक है, बिना युद्ध, शांति प्रिय व्यापार, शांति प्रिय व्यापार, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है ना। मतलब ये है कि पीसफुल ट्रेड, सीधे शब्द में कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, पीसफुल ट्रेड, ठीक है, इसका पर्पस क्या था भैया, पीसफुल ट्रेड, ठीक है, शांति प्रिय व्यापार करना, तो पीसफुल ट्रेड इसका पर्पस था। तो आई होप ये कंफर्म हुआ, अल्फांसो डी अल्मेडा। अब इसके बाद अगला कौन है, इसके बाद आएगा कौन, अल्बुकर्क। तो अब आइए अल्बुकर्क की बात करेंगे, ठीक है, अल्बुकर्क की बात करेंगे, ठीक, अल्बुकर्क, ठीक है। तो अल्बुकर्क वाला भी मामला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अल्बुकर्क, ठीक, अल्बुकर्क, ये जो अल्बुकर्क है, ये जो अल्बुकर्क है, ठीक, अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो अल्बुकर्क काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि द्वितीय वायसराय है, ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय है भैया, दूसरा पुर्तगाली वायसराय है। पहली बात तो ये हो गई कि ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय है। दूसरी बात, इसका टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 1509 से शुरू होकर 1515 तक था, ठीक है, 1509 से 1515 तक था। और है ना, इसे क्या माना जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना, हाँ जी, मतलब रियल फाउंडर ऑफ, ठीक है, पोर्तुगीज पावर, ठीक है, पोर्तुगीज पावर, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर, ठीक, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना। और इसे आप क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य का संस्थापक भी कह सकते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य का संस्थापक, क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य या भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक, ठीक है, हाँ जी, ये भी आप कह सकते हैं, क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य का संस्थापक, मतलब कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ रीजनल पोर्तुगीज एम्पायर, ठीक है, फाउंडर ऑफ रीजनल पोर्तुगीज एम्पायर, ठीक है, पोर्तुगीज एम्पायर, फाउंडर ऑफ रीजनल पोर्तुगीज एम्पायर। अगली बात ये कि आप कह सकते हैं गोवा इसने जीता था, ठीक है, इसी ने गोवा जीता था, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि भैया बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा जीता, 1510 में क्या हुआ, गोवा जीता, 1510 में क्या हुआ, गोवा जीता, ठीक बात है, 1510 में गोवा जीता, ये भी चीज है, 1510 में गोवा जीता, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि वॉन गोवा ऑफ यूसुफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता, ठीक है ना। इसने अपना हेड ऑफिस कहां पर बनाया, ठीक है, तो इसके समय में जो हेड ऑफिस बनाया गया वो बनाया गया किसे, कोचिन को। तो इसके समय में हेड ऑफिस किसे बनाया गया, कोचिन को बनाया गया, मतलब कह सकते हैं मुख्यालय। तो इसके समय में किसे मुख्यालय बनाया गया, तो इसके समय में जो मुख्यालय बना वो कोचिन बना, ठीक है, तो कोचिन जो केरल में है, इसी को इसके समय में क्या बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया, ठीक है ना, हाँ जी, मुख्यालय बनाया गया, ठीक है ना। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इससे संदर्भित एक और इंपॉर्टेंट बात क्या, कि कृष्णदेवराय से मैत्री, कृष्णदेवराय से मैत्रीपूर्ण संबंध, कृष्णदेवराय से मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है, इसके कृष्णदेवराय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि कृष्णदेवराय के समकालीन था, ठीक है ना, कृष्णदेवराय के समकालीन था, ठीक है ना, हाँ जी, तो कह सकते हैं हैव फ्रेंडली रिलेशन, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स विद, है ना, कृष्णदेवराय, ठीक है, हैव फ्रेंडली रिलेशन विद कृष्णदेवराय, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने एक काम और किया कि बैंड सती प्रैक्टिस को इसने बैन कर दिया, सती प्रथा को इसने क्या किया, बैन कर दिया, ठीक है ना, सती प्रथा को इसने बैन कर दिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि सती प्रथा को क्या किया इसने, बैन कर दिया, ठीक है, सती प्रथा को इसने क्या किया, बैन कर दिया। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है, किसने सती प्रथा को क्या किया, बैन कर दिया। यहाँ तक कि इसने पुर्तगालियों को, है ना, भारतीय महिलाओं के साथ, ठीक है ना, हाँ जी भैया, इसने महिलाओं जो यूरोपीय अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, उन्हें भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों किया होगा, ताकि वे लोग यहीं पर बस जाए, यहीं पर रह जाए, ठीक है, इसलिए इसने ऐसा किया, ठीक है भैया। चलिए, इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है नीनो डी कुना, ठीक है। तो अल्बुकर्क के बाद आता है नीनो डी कुना। अल्बुकर्क के बारे में आपने समझ लिया कि भैया दूसरा पुर्तगाली वायसराय था, इसने सती प्रथा को बैन किया था, ठीक है, इसी ने क्या किया था भैया, इसने भाई सती प्रथा को बैन किया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पूछा जाता है कि भैया अकबर से पहले सती प्रथा बैन किसने किया था, तो सती प्रथा को बैन इसने किया। टाइम पीरियड है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है, कृष्णदेवराय के समकालीन है, क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य का संस्थापक है, कोचिन को मुख्यालय बनाया या राजधानी बनाया, 1510 में गोवा का युद्ध जीता, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हराकर, ठीक। अगली बात भाई नीनो डी कुना, इसने सरकारी कार्यालय, अभी तक कार्यालय कहां था, कोचिन था, मतलब अभी तक समझिए राजधानी कोचिन थी, अब राजधानी क्या होगी, गोवा, ठीक है। और इसी के साथ गोवा 1530 में पुर्तगाली क्षेत्रों की राजधानी, ठीक है, पुर्तगाली क्षेत्रों की राजधानी, ठीक है। हाँ,
जैसे आज के समय में गवर्नर होते हैं वैसे ही समझिए तब वायसराय हुआ करता था। वैसे वास्तव में वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि, ठीक है ना। तो वायसराय का मतलब पुर्तगाली राजा का प्रतिनिधि जो भारत के पुर्तगाली क्षेत्रों और है ना जो कारखाने हैं उसको नियमित एवं नियंत्रित करने का काम करता था, ठीक है ना। चलिए अब कुछ विशेष तथ्य हैं जो पुर्तगालियों से रिलेटेड है, आपको याद करने हैं कि 1595 ईस्वी तक हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एकाधिकार बना रहा। क्यों भैया 1595 ईस्वी तक ही हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एकाधिकार क्यों बना रहा? क्योंकि 1595 में डच भारत आए, ठीक है। पुर्तगाली शक्ति के पतन का कारण इनकी धार्मिक असहिष्णुता तथा इनके पीछे आने वाली यूरोपीय कंपनियों से प्रतिद्वंदता में इनका पिछड़ना था। मतलब द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर वाज देयर रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड देयर बैकवर्डनेस इन द कंपटीशन विद द यूरोपियन कंपनीज दैट फॉलोड देम। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, कि पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था, तो यहाँ पर लिखा है। और ये आलू तंबाकू मक्का ये भारत लाने वाले यही थे, तो ये पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। और एज इट इज लिखने भी है। अरे तंबाकू का प्रचलन है ना पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जहांगीर के समय में किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको एज इट इज लर्न करने हैं, एज इट इज देख लेने हैं, याद कर लेने हैं। कहीं प्रॉब्लम आए तो अगले सेशन में पूछ लेना है, ठीक है। ये वाला तो उतना नहीं, बहुत विस्तारपूर्वक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है, भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है वो गोवा में ही पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है ना। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर, मतलब पुर्तगालियों ने, ठीक है, 1600 भाई देखिए जकार्ता, और जकार्ता मतलब इंडोनेशिया, तो जो इंडोनेशिया का जकार्ता है वो भी पुर्तगालियों के पास था, जो श्रीलंका है ये भी पुर्तगालियों के पास था। तो जो जकार्ता और श्रीलंका ये भी पुर्तगालियों के पास था। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर 1619 में जकार्ता और 1658 में श्रीलंका को जीत लिया। ये वाला पॉइंट भी एज इट इज सीधे सीधे पेपर में पूछा गया है, और ये फैक्चुअल डाटा है, आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा कि भाई 1632 में शाहजहां ने हुगली कहां पर, बंगाल में स्थित पुर्तगाली फैक्ट्री को नष्ट किया, जिसे पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बना रखा था, ठीक है, समुद्री लूटपाट का अड्डा बना रखा था, ठीक है भैया। अच्छा, तो पुर्तगाली वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है। पुर्तगालियों वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म हुआ। अगर आपने शुरू से ध्यान से सुना तो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। पुर्तगालियों का जो एक अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, वो आपको अंग्रेजों वाले टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। तो अगली क्लास में मुलाकात करेंगे कल, और आपको डचों से आगे लेकर चलेंगे। डच वाला टॉपिक छोटा है, 20 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद हम अंग्रेजों पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल, और आपके 2 दिन 2 लेक्चर और लगेंगे ये पूरा टॉपिक खत्म होने में, मतलब पुर्तगाली कंपनियों का आगमन वाला, ठीक है भैया। चलिए हाँ, और ये जो है जिन पर हमने स्टार लगाया है ये पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स ये आपको अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है। ये आपको अपने नोट्स में लिखना है जिन पर हमने स्टार लगाया है, ठीक है ना। हाँ। अरे तो जहांगीर ने बैन कर दिया, खुद पीता था तो तुम्हें मालूम है कितना बैन किया था। बैन तो शराब भी बिहार में है, लेकिन कितना बैन है ये तो हर कोई जानता है, ठीक है। चलिए फिलहाल तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत आभार सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।